अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ संजय दीक्षित जी हैं। बहुत अरसे के बाद वेलकम टू द शो सर। काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही थैंक है। यू थैंक यू थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते सर। और सर आपसे ज्यादा कौन बता सकता है कि ये ईरान और अमेरिका का क्या चला सर? क्या अमेरिका ने कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी जो ईरान पे अटैक कर दिया, या आपको लगता है कि नहीं यही रिस्पॉन्स आना था? उसी के साथ सर जो पीस टॉक है वो आपको लगती है कि कामयाब हुआ पाकिस्तान पीस टॉक कराने में, या आपको लगता है कि रिजल्ट तो खैर कुछ नहीं निकला लेकिन फिर भी सर कोशिश तो की बात कराने की? भाई बात ऐसी है, वो शुरू शुरू में किसी ने अमेरिकन ने कहा था ना, हम्म। किसी अमेरिकन ने कहा था कि भाई देखो, जो नेगोशिएशंस हैं वो कोठे के थ्रू नहीं होते, गड़बड़ हो जाता। अब पाकिस्तान जैसे के साथ आप अगर मिडिल मैन बना के उसको और उसके साथ नेगोशिएशन करेंगे तो यही होता है। तो पाकिस्तान तो क्या नेगोशिएशन करेगा? मान लीजिए कोई चीज़ है, अगर ईरान कहता है कि हमको ये चाहिए, पाकिस्तान की तो हिम्मत ही नहीं है कि अमेरिका को कुछ कह सके। यही वो बेचारे ईरानी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान वाले जो हैं, हम इनको कुछ कहते हैं और ये जो है आगे कुछ और रिले करते हैं। तो इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि किसी भी तरह से कोई नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो सके। नेगोशिएशन सक्सेसफुल होने के लिए जो मध्यस्थ या जो बीच में होता है, उसके पास इतनी हैसियत होनी चाहिए कि दोनों को कुछ कह सके। तो भाई तुम थोड़ा इधर जब्त करो, तुम थोड़ा इधर कम करो, तुम थोड़ा इधर ज्यादा करो। ये पाकिस्तान कह सकता है कि अमेरिका को कुछ ज्यादा कम करो? तभी तो वो लेकिन बेचारे सर हमारे ट्रम्प अंकल ट्रम्प तो कहते रहते हैं ना तारीफें कि कर। साहब के हम सब कुछ एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान करते हैं। तो सोते भी एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान है, जागते भी एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो वो कई बार होता है, आपने मूवी देखी होगी पुरानी, कि जब आदमी जो है वो घरवाली को छोड़ के और किसी के चक्कर में पड़ जाता है ना, तो कुछ दिनों तक ये इस तरह का आलम रहता है। तो वही हो रहा है। लेकिन सर ट्रम्प तो तारीफें करते नहीं थक रहे, वो तो कह रहे नहीं वो तो पाकिस्तान ने ये बड़ा काम है। किया है। अरे भाई, जब कोठे वाली के चक्कर में कोई फंस जाता है भला आदमी, तो वो अरे घरवाली का सर फंसता प्लीज है। मेरी कंट्री को उसके सर बाद ऐसे तो ना फिर वो करें सर। उस सर ये बात में वर्ड फिर यूज ना करें मेरी कंट्री के लिए प्लीज सर। आपकी ओपिनियन मैटर करती है लेकिन सर प्लीज मेरी कंट्री के लिए आप गलत वर्ड यूज नहीं करें। मुझे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स अच्छा, मेरी कंट्री है। अब ये और बात है कि जो चलिए, कंट्री चला रहे हैं उनकी आपका पॉलिसी गलत हो सकती है। आपका आपका लिहाज रख सकते हैं, लेकिन हाँ अब क्या कहें हम? आप तो बात ही पूछिए, आपका सवाल ही ऐसा है, या तो आप सवाल लेकिन बदलिए। लेकिन सर फिर भी अब आपके ख्याल से आगे क्या होने जा रहा है? क्या ट्रम्प एक बार फिर अटैक करेंगे ईरान पर और ईरान नहीं, जवाब दे ट्रम्प ने क्या पाएगा? है, ट्रम्प ने थोड़ी सी ट्यून चेंज की है, क्योंकि अभी तक वो सारे काम जो थे वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे किया करते थे, लेकिन जो लेटेस्ट आया है वो उन्होंने हमला टाला है। वो यूएई और सऊदी और कतर की रिक्वेस्ट पे हम्म। टाला है। तो देखिए, अब जो है वो उन्होंने फ्रेमवर्क थोड़ा सा बदला है, तो बदले फ्रेमवर्क पे देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर बाकी ईरान जो है ट्रम्प वो न्यूक्लियर वेपन से तो नहीं हट रहा। न्यूक्लियर वेपन यूज तो करे पहले अमेरिका। अमेरिका की हिम्मत नहीं न्यूक्लियर वेपन यूज करने की। नहीं नहीं, ईरान जो बनाने जा रहा है उसके लिए रुक तो नहीं रहा। ईरान ने तो नहीं कहा कि हम रुक जाएंगे। हाँ, तो जो अमेरिका, जब ईरान ने जब कहा था, तब अमेरिका ने माना नहीं। ओमान के लोगों ने क्या बताया, जो ओमान के जो थे, जब वहाँ पे नेगोशिएशन चल रहे थे ये सब शुरू होने के पहले, तो ओमान ने तो ये बताया ना कि साहब की दे हैड एग्रीड कि भाई हम ये न्यूक्लियर वाला जो है इसको हम पोस्टपोन कर देते हैं। तो उस टाइम पे उनको दूसरी चुल लगी हुई थी कि हाँ भाई, जरा थोड़ा बहुत हम मिड टर्म इलेक्शन के लिए अपने ब्राउनी पॉइंट्स वगैरह स्कोर कर ले। ट्रम्प अंकल ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने चले गए। ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने में पता चला कि वो जो 38% हुआ करती थी वो घट के शायद 31% पे आ गई उनकी पॉपुलैरिटी। तो साथ में उन्होंने जो है वो कंसल्टेंट जो है वो आसिम मुनीर जैसे रखे। तो आसिम मुनीर को तो इसी में सूट करता था कि दोनों लड़ जाए। आसिम मुनीर ने उनको कहा, "हाँ, लड़ जाओ साहब, लड़ जाओ, हम हैं ना यहाँ से आपके लिए। हाँ, हम खड़े हैं आपका हुक्का लेके, और हम सब इधर से आपको दे देंगे रास्ता, आप इधर से घुस जाइएगा बलूचिस्तान से।" अरे बलूचिस्तान में खुद तो घुस नहीं पा रहे, और अमेरिका वालों को और कह दिया कि साहब इधर से घुस जाना, और घुस के आप इधर से तेहरान पहुंच जाना। बताया नहीं अमेरिका को कि बॉर्डर से तेहरान जो है वो 1200 किलोमीटर है। तो इस चक्कर में हमारे ट्रम्प अंकल जो थे, वो अब क्या है कि वो नया नया इश्क था, फंस गए।
लेकिन सर क्या अमेरिका को खुद अकल नहीं है कि पाकिस्तान जो भी कहेगा वो कर गुजरेंगे? वैसे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए भी उनकी मदद करता रहा है। आप मतलब सीरियसली मानती हैं कि ट्रंप को कोई अकल है? सर पूरी उसकी कैबिनेट होगी ना, पूरी टीम होगी, अकेला उसकी ट्रम्प उसकी फैसले कर रहा है कैबिनेट क्या? उसकी कैबिनेट उसके सामने कैसे खड़ी रहती है रोज? वो तो डेली स्पेक्टिकल है, देखती होंगे आप। उनका काम केवल ट्रंप की चमचागिरी करना है, इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है। इसके अलावा कुछ करेंगे तो हटा दिए जाएंगे। जो कोई कुछ इधर उधर बोलता है उसको हटा दिया जाता है। अमेरिका का सिस्टम ऐसा है। तो इसलिए वो खड़े खड़े तालियां बजाते हैं, और ट्रंप अंकल जो है वो अमेरिका की ऐसी तैसी करते हैं। साथ में सलाहकार ऐसे ले रखे हैं जो और चढ़ाते हैं कि हाँ चलो चलो साहब, नहीं ठीक नहीं है सर, चलो हम तो और लड़ो। हमें तो ये कहा गया कि भाई अमन करवा रहे हैं, लेकिन ये और बात है कि ईरान नहीं सुन रहा सर। ईरान ने तो किसी की नहीं सुननी, वो हमारी क्या खाक सुनेगा? वो तो अपनी मर्जी से चलते हैं। उनकी पूरी की पूरी इन्होंने लीडरशिप जो है उसको मार डाला अमेरिका ने। आपको लगता है कि अमेरिका से शुरू में कुछ गलती हो गई? जिन लोगों से बात करनी चाहिए थी उन्हें मार दिया इन्होंने, और अब ये चाह रहे हैं कि ईरान इनकी बात सुन ले। ये तो हुआ ना, जो लोग कंट्रोल में थे, जिनकी बात चलती थी, उनको आपने मार दिया। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जो हार्डलाइनर्स थे वो अब पूरी तरह से पावर में है। पहले जो अयातुल्ला खामेनेई थे, तो वो अयातुल्ला खामेनेई का ये तो था कि भाई आईआरजीसी को मजबूरी थी कि अयातुल्ला खामेनेई के बाहर नहीं जा सकते थे। अयातुल्ला खामेनेई अगर कहते हैं कि हाँ भाई ये करना है, तो आईआरजीसी करती है। अब तो आईआरजीसी ने ही उनके बेटे को बनवाया है अयातुल्ला। वरना तो जो उनकी जो शूरा थी, उसमें तो वो बनते नहीं, सब जानते हैं ये। तो अब तो आईआरजीसी इज इन फुल कंट्रोल। ये तो गलती हो ही गई। ये तो गलती हमारे अंकल ट्रंप ने करी थी। अब उनको जो शौक चल रहा था दूसरा, वो लग रहा था उनको कि अरे भैया इसराइल आगे ना निकल जाए। बस सारी की सारी क्रेडिट जो है, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है, सूरज जिधर से निकलता है, चांद जिधर से निकलता है, उसका क्रेडिट ट्रंप को मिलना चाहिए। तो भाई ट्रंप क्रेडिट ले लो। अब ऐसी हालत में फंस गए हैं, वही वाली बात जो है, कहते हैं ना, न उगलते बन रही ना निगलते बन रही। लेकिन सर इन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का भी ख्याल नहीं रहा था शायद कि वो बंद कर सकता है ईरान, या वहां से ईरान जो है वो रोक ऐसा सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा तो हम्म। हो नहीं सकता कि जो इनकी जो पूरी इंटेलिजेंस की जो ब्रीफिंग्स हैं उसमें ये चीज़ नहीं आई हो। ये तो सबसे ऑब्वियस चीज़ है, हर एक आदमी समझता है कि भाई इनके पास ये सबसे बड़ा लीवरेज है, ये कर सकते हैं। और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं? और सलाहकार ने भी नहीं बताया। सलाहकार को तो लड़ाई करानी थी। जब तक लड़ाई नहीं हो, चाहे वो अफगानिस्तान में लड़ाई हो और चाहे वो ईरान में लड़ाई हो, जब तक लड़ाई नहीं हो तब तक साहब इनके तो पैसे कैसे बनेंगे, इनका इन्फ्लुएंस कैसे बनेगा, इनकी हरकतें कैसे कंटिन्यू रहेंगी? वो अलग बात है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुद नहीं घुस सकते। खैर सर वो बलूचिस्तान का तो एक अलग ही मामला है, लेकिन सर ये जरूर है कि अफगानिस्तान के लिए सर हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये तो भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर, और ये जो आपने ऑपरेशन सिंधु 2 करना था वो असल में आप लोग प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान के थ्रू कर रहे हैं। और वहां पर जो है वो भारत जो है वो अफगान तालिबान को आप लोग जो है उनके कान में जा जाकर फूंक रहे हैं। वो जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना राह की साजिश, तो सर वो राह की साजिश तो क्या वाकई चल रही है? राह की साजिश क्या है? वो धुरंधर है साहब, हमारे पता नहीं कितने आपके यहाँ बैठे हुए, आपको पता ही नहीं लग रहा। और मैंने सुना कि आप धुरंधर देख भी नहीं पाए, आप लोग, सर्वर नहीं क्रैश हो नहीं गया। सर, इतने आप लोग, लोगों से पहले देख लिया हम इतने लोगों ने। इतने लोग देखने पहुंचे, जैसे ही वो नेटफ्लिक्स पे आई तो इतने लोग देखना शुरू किए कि सर्वर ही क्रैश हो गया। अरे तो नहीं, इसका मतलब आप लोग धुरंधर से फैसिनेटेड है, आप चाहते हैं कि बहुत सारे धुरंधर वहां रहे। अरे नहीं सर, हम लोगों ने आप लोगों से भी पहले धुरंधर देख ली थी। हमारे पास फाइल वाइल आ जाती है, हम लोग इधर उधर से डाउनलोड भी कर ली थी लोगों ने। पाकिस्तान में जो चीज सर मना करते हैं वो काम तो जरूरी किया जाता है। जितनी फिल्में आप लोगों के यहाँ से बैन की गई हैं वो सारी लोगों ने देखी हैं, तो इसलिए उसका अच्छा। फिक्र ना करें, वो हमारे लोग देख लेते हैं। बल्कि पार्ट 1 तो ये तो बहुत तारीफ भी हुई है धुरंधर की। सेकंड इतना पसंद नहीं आया, लेकिन ये कि फर्स्ट तो बहुत अच्छा था। तो भाई अब आप जो है वो कह रहे हैं कि साहब राह जो है वो अफगानिस्तान को भड़का रहा है। तो हम्म। मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका गया था, तो आपके वजीर आजम साहब ने क्या फरमाया था? वो तो बड़े खुश थे। उन्होंने कहा था हाँ कि बस अब तो जो है वो अफगानिस्तान की ये आज़ादी का दिन है, और
बड़ी तारीफें की थी उन्होंने, बहुत खुश हुए थे, पूरा पाकिस्तान जो था वो पटाखे छोड़ रहा था। क्या हुआ? तो सर जाहिर है वो तो आप भी जानते हैं क्या हुआ, लेकिन वो तो अफगानिस्तान फिर में जो भाई वही वो राग कैसे पहुंच गया वहां पे? सर इसलिए कि वो इस वक्त जो अटैक्स चल रहे हैं वो बहरहाल हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का तो यही कहना है, ख्वाजा आसिफ साहब का, कि ये तो प्रॉक्सी वॉर ख्वाजा चल आसिफ रही है। साहब, क्या ख्वाजा आसिफ साहब की हर बात पे आप यकीन करती हैं? सर मेरा नहीं पता, आप बताइए आप करते हैं कि नहीं करते। बहरहाल वो डिफेंस मिनिस्टर तो है, इतना तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन बहरहाल सर इस तो वक्त वो एज डिफेंस मिनिस्टर आधे टाइम तो वो पाकिस्तान के बरखिलाफ बात करते सर सच बोल देते हैं कभी कभी वो भी इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर, और फिर बेचारे फड़े जाते हैं। लेकिन सर आपको हैं। लगता नहीं कि जो पीस टॉक हुई थी लेकिन उसके उसके अंदर, उसके बाद भी वो डिफेंस मिनिस्टर बने रहते हैं, ये क्या खास बात है इसमें? सर ये बस है सर, कुछ और जाहिर है कोई और मिल नहीं रहा होगा तो फिलहाल रखा हुआ है। लेकिन सर मुझे ये नहीं समझ आती कि आपको लगता है कि जो पीस टॉक हुई थी उसमें इसराइल को भी होना चाहिए था। इसराइल तो आएगा नहीं ना पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पहले रिकॉग्नाइज तो करिए इसराइल को, तब ना आएगा साथ में। सर ऑनलाइन ले लेते हैं, तीसरी पार्टी तो वही है ना सर, बड़ी पार्टी तो वही है जो लड़ रहे हैं। तो बड़ी इसराइल का इस पार्टी तो वही वक्त है। किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन सर थर्ड पार्टी को होना तो चाहिए था यहाँ पे। तो भाई ये तो पहले आपको इसके लिए अमेरिका को सोचना चाहिए कि भाई ऐसी कंट्री में क्यों बुलाया जहाँ पे इसराइल आ नहीं सकता। लेकिन सर लोग ये भी कहते हैं, लेकिन सर आपने लोग, इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है। हाँ सर वो तो नहीं किया है, लेकिन सर पीस टॉक तो बहरहाल तो कराई थी, लेकिन सर जो जिसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है वो आपकी कंट्री में कैसे आएगा? रिकॉग्नाइज कीजिए। पहले आप जो है वो कहिए कि साहब की नहीं, यहूद जो है वो हमारे दोस्त हैं। और जो आपने अभी तक कॉल ले रखा है कि साहब बड़ी किताब में लिखा है कि यहूद हनूद हमारे दुश्मन है, उसको चेंज कीजिए। और वो चेंज करना आपके बस की बात है नहीं। उसके लिए शायद वो आपको सऊदी से परमिशन लेनी पड़ेगी। सऊदी कह भी दे तो भी मुश्किल हो जाएगा। सारे के सर सारे सऊदीज आपके तो खुद मौलाना बात करना चाह रहे हैं इसराइल से। आलम उलमा जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इख्तिलाफ में खड़े हो जाएंगे। तो कैसे होगा? लेकिन पहले तो सर ये बोलिए ना, अपने जितने भी फतवा निगार लोग हैं उनसे कहिए फतवा जारी करें कि यहूद हमारे दुश्मन नहीं है, हम्म तब ना बात बनेगी। सर होना तो यही चाहिए। लेकिन सर मुझे याद आ रहा है कि जो अमेरिका ने या इसराइल ने मिलकर जो अटैक किया था ईरान पर, सर उससे पहले तो मोदी जी गए हुए थे इसराइल। और लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी तो वहां कहकर मोदी जी आए ने थे थोड़ी कि कहा है भाई कि साहब कोई अटैक इसराइल करो। हमारा दुश्मन है। नहीं सर, उन्होंने ईरान पे अटैक जो है वो मोदी जी के विजिट के बाद था, तो सर मोदी जी कुछ बोल के तो नहीं आ गए। मोदी जी क्यों बोलेंगे? हमारे तो ईरान से भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं, दो वही ईरान तो। से तेल लेते हैं। नहीं सर, अगर ऐसी बात की जाए कि हम पाकिस्तान तो के कहने से कुछ हो गया तो ईरान को सारा जो अनाज है वो तो इंडिया से ही जाता है। सर आप कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं दोनों के बीच में? क्योंकि हमें तो लोग कहते हैं कि हम ईरान और अमेरिका के बीच में हम कैसे तो बैलेंस कर पॉपकॉर्न खा पा रहे रहे हैं, हैं। हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यानी आपको ये जो लड़ाई चल रही है सर, ये आपको कोई तमाशा लग रहा है कि आप कह रहे हैं हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं? सर इतने लोगों की जानें चली गई हैं। हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं। हम कह रहे हैं, लड़ो भाई लड़ो। और हमारे अब तो आप जिसके साथ ये रिश्ते हैं उसके साथ रिश्ते भाई। आप लोग लड़ाई कर रहे हो ना तो ठीक है, पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है, टेम्परेरी दाम वाम बढ़ गए हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास रिजर्व्स हैं, हमारे पास और दूसरे सर सामान मोदी है, जी तो कह रहे हैं होता क्या सोना है, मत मैनेज कर खरीदो। लेंगे। सर मोदी जी तो कह रहे हैं गोल्ड मत खरीदो। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम की बात की गई है, फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, और बड़ी हाँ चीजें सर हो रही हैं आपके यहाँ। तो सर ऐसा तो नहीं कि तो आप पे असर नहीं पड़ा? थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है, लेकिन वो थोड़ा बहुत असर मैनेजेबल है, वो उसकी कोई खास बात नहीं है। हमने तो कोविड भी मैनेज किया था ना, उसमें क्या है। ये तो इश्यूज आते रहते हैं। बड़ी बड़ी जगहों में ये बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, छोटी छोटी जगहों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बड़ी बड़ी जगहों में भी छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी जगहों में भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ये लेकिन तो सर एक कंट्री को जो चलाता है वो मैनेज करता है। लेकिन सर ये तो बताइए कि मोदी जी हर कंट्री में जाके ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैसे ले लेते हैं? अब ये आप लोगों को तकलीफ होती है साहब। सर हम भी सीखना चाह रहे हैं ना, ताकि हमें भी मिले। नहीं, आप नहीं मिलेगा। अच्छा चल, फिर भी कुछ तो सीक्रेट होगा ना। आपको पहले तो ये तय करना पड़ेगा ना कि आपकी कंट्री का हेड कौन है।
जब तक आप 2 सिरों वाली सरकार रहेंगे तब तक तो कौन किसको देगा। अब मान लीजिए शहबाज शरीफ को किसी ने दे दिया तो आसिम मुनीर नाराज हो जाएगा, आसिम मुनीर को किसी ने दे दिया तो लोग कहेंगे ये देखो ये तो जो है ये लेकिन सर ऐसा कौन सा मिलिट्री रन कारनामा किया है डिक्टेटरशिप है। सर? मोदी जी का कोई कारनामा तो बताइए ना सर। आज तो मैंने देखा कि वो प्रेस से बात किए बगैर ही निकल गए वहां स्वीडन में, कहा थे, नॉर्वे में। ज्वाइंट ब्रीफिंग में कब होती है प्रेस से बात? सर क्यों नहीं मैंने होती? तो नहीं देखी कभी ज्वाइंट ब्रीफिंग में प्रेस से बात होती अरे है। तो एक आध जवाब इंडिया दे में तो देते ना, क्या रईस था? हर हर तीसरे दिन, अरे भाई क्यों दे देते, क्यों स्पेशल दे देते हैं हम कहीं कभी भी नहीं होता तो नई चीज क्यों कर देते। उसके बाद फिर MEA ने रखी थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बुलाया था उसको, वो लेडी को, क्यों नहीं आई वो? लेकिन सर वही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, बताइए तो सही। मोदी जी को हर जगह जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल रहे हैं, पहले गल्फ कंट्रीज में मिलते थे, अब तो यूरोप में मिल रहे हैं। तो कुछ बताएंगे कि मतलब मोदी जी ने ऐसा क्या किया है? मतलब मैं समझना चाह रही हूँ। डेफिनेटली कुछ किया होगा, लेकिन क्या? कुछ किया होगा ना, तभी तो मिल रहे हैं ना। तो आप बताइए ना क्या किया है सर आपके कंट्री प्राइम मिनिस्टर ने? कंट्री 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 की स्टैंडिंग के हिसाब से होता है ना। कंट्री की क्या स्टैंडिंग है, वो दूसरे की निगाह में क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्यों इतना रश्क कर रही हैं? अरे नहीं सर, हम तो तारीफ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, अरे नहीं, अवार्ड मिल रहा है सर गल्फ आपकी कंट्रीज को आपकी भी। आपकी ट्यून से दिख रहा है कि साहब अरे नहीं नहीं सर, मुझे मुझे कोई वो नहीं, मैं तो ये सीखना चाह रही हूँ कि आखिर क्यों मिलते चले जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम भी थोड़ा सीखें। मगर सर नहीं, आपके नहीं हो सकता भाई। आप पहले जो है, वो जो किसको कहते हैं ना कि पाकिस्तान बिटवीन मुल्ला एंड मिलिट्री, तो पहले इसको मुल्ला को अलग कीजिए, मिलिट्री को अलग कीजिए, उसके बाद ये सब सोचिए। ये चीजें डेमोक्रेसीज को दी जाती हैं, ये डिक्टेटर्स को नहीं दी जाती। तो सर ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की जा रही है कि चल रही है, बातचीत हो रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों के बीच में, ये जो ऑफिशियल्स हैं, क्या वाकई ऐसे है साहब? कोई कोई बातचीत चल रही है क्या? बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है क्या? बातें तो चलती रहती हैं ना, हम और आप बात कर रहे हैं ना। नहीं नहीं सर, हम कोई ऑफिशियल्स तो नहीं है ना, हम कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या इस तरह से तो तो नहीं है। मैं जिनमें बातें गवर्नमेंट चल रही हैं वो भी ऑफिशियल्स की बात। ऑफिशियल्स, जिनमें बातें चल रही हैं वो भी ऑफिशियल्स नहीं है। अच्छा, लेकिन सर एक तरफ डिप्लोमेसी चल और रही है, उनको, बैकडोर डिप्लोमेसी, और सर दूसरी तरफ आपके आर्मी चीफ अरे कहते हैं कि उनके, जी पाकिस्तान ने नक्शे पे रहना है कि नहीं रहना। बिल्कुल सही कहते हैं। भूगोल चाहिए आपको या इतिहास चाहिए? या हम्म। दोनों ही नहीं चाहिए? भूगोल इज ज्योग्राफी, इतिहास इज हिस्ट्री। लेकिन सर इतना इस तरह का स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत पड़ गई? तो थोड़ा बहुत बीच बीच में देते रहना चाहिए ना, कि उधर से आसिम मुनीर जो है वो बकवास करता रहता है फालतू की। सर क्या बोला? ऐसे कैसे भी? रिसेंटली तो कोई बात नहीं की, ए, ईरान के हम साथ लगे हुए। हम इसको हिंदुस्तान को नक्शे से मिटा देंगे अगर दोबारा किया। अरे जब पहली बार किया था तो क्या कर लिया तुमने यार? इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड है तो सस्पेंड है, पानी वानी मिल रहा है ना आपको। हम्म। है सर, मेरे घर में तो है पानी। अच्छा तो खैर बनाइए, कुछ दिनों में वो भी खत्म ना हो जाए कहीं। लेकिन सर इससे हासिल क्या होगा? दोनों कंट्रीज को लड़ लड़ के मिला क्या है? कुछ भी नहीं। तो क्यों नहीं कोई अरे ऐसा रास्ता मैं निकालते आप जिसकी लड़ाई खत्म हो? फंडामेंटल पे चले जाओ। हाफिज सईद लड़ाई, चाहिए तो डिमांड कर दीजिए ना हाफिज सईद के लिए, आप अरे बोलिए कि हाफिज लड़ाई, सईद दे दो। लड़ाई कर कौन रहा है? लड़ाई तो वो कर रहा है ना जिसका कहना है कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब करेंगे। तो इस्लाम अगर आपको दुनिया में गालिब करना है तो लड़ाई तो आपकी तरफ से होती है ना। हर बार जो है वो जिहाद की बात क्यों की जाती है? आपकी आर्मी का मोटो जो है उसमें जिहाद क्यों लिखा हुआ है? क्यों लिखा हुआ है जिहाद फी सबीलिल्लाह? आपकी आर्मी का मोटो है कि नहीं है? सर है, ईमान तकवा, लेकिन जिहाद का। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये पाकिस्तान आर्मी का मोटो है या नहीं है? बस ये बता दीजिए। सर है, लेकिन सर आप तो जैसा इसका बंदा तो ये मुझे मतलब नहीं है, लगता कि आपको तो जिहाद का पता होना चाहिए। सिर्फ उसका मतलब लड़ाई जंगे नहीं है हाँ वो। हाँ 100% लड़ाई जंगी है। अब आप मेरे से कुरान पे बहस करना चाहे तो मैं तैयार हूँ, बोलिए। सर मुझे कुरान पे कोई बहस नहीं करनी आपके साथ, लेकिन सर फिर भी ये 100% पॉलिटिकल एक ही स्टेटमेंट भी तो मतलब होती है, है ना। जिहाद का एक ही मतलब है जो कुरान के आपके 8.39 में दिया हुआ है, वही लेकिन मतलब सर है।
लेकिन खैर सर और वो उसको आजकल हम समझते हैं, हम हिंदुस्तान में आजकल हमने थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया है, हमारे जैसे लोग आ गए हैं, तो हम एडवाइस कर देते हैं कि भैया इनके चक्कर मत पाना, ये है जिहाद का मतलब असली। लेकिन सर खैर सर वो जिहाद के ऊपर तो मैं ज्यादा डिबेट नहीं किया करती हूँ, लेकिन बहरहाल नहीं मुझे नहीं नहीं नहीं, हम लगता मैं का आप बिल्कुल मतलब से करें मार काट या वो वो। नहीं है उसका। उसको अगर डिटेल से चेक करें तो हाँ उसका कुछ और बिल्कुल कर ले, मतलब ही आइए निकलता है। लेकिन आइए सर देख मुझे देख लेते हैं। लेकिन सर चाइना ने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया, अरे चाइना ने अरे, ईरान चाइना का को छोड़िए साथ ना, दिया। पहले जिहाद पे तो बहस कर ले। सर मुझे जिहाद पे बात नहीं करनी सर, उसके लिए आप किसी और से बात कर लिएगा जिहाद पे। मैं तो क्या इतनी मौलाना रशीदी को बुलाऊं क्या? हाँ सर वो सही रहेंगे मेरे ख्याल है, बेस्ट रहेंगे सर। आपने बुलाया नहीं उनको, आप कह तो रहे थे, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं उनको आपके चैनल पे। लेकिन सर चाइना पाकिस्तान की भी मदद की थी ऑपरेशन वो सिंदूर एक के टाइम क्या पे, चाइना हुआ कि ईरान। एक मौलाना रशीदी की बात आई, तो एक बार क्या है कि वो अंबर जैदी ने बुलाया था मुझको हम्म, और साजिद रशीदी को आमने सामने, आपने शायद वो एपिसोड देखा भी होगा। और उसमें जो है वो छोड़ के भाग गया था, उसके बाद से फिर वो कोई उसको कहता है ना बुला ले सामने, तो वो भाग जाता है। अब उसके खैर लिए क्या भागना करें। नहीं चाहिए था उनको, जवाब देते अगर कोई था। लेकिन पता नहीं, मेरे ख्याल है मैंने मिस कर दिया वो एपिसोड, मैंने देखा नहीं है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि चाइना का क्या रोल है यहाँ पर, क्योंकि चाइना जो है वो ईरान का साथ भी दे रहा है, चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का भी बहुत साथ दिया था, और ये बात भी अब सामने आ गई है। जी चाइना जो है वो ईरान को पीछे पीछे सपोर्ट कर रहा है, सामने से नहीं करता है। वो हम्म, पीछे पीछे करता रहता है, सामने आता नहीं है। वो भी अपना हिसाब किताब निकाल रहा है कि ठीक है भाई, तुम लोग लड़ रहे हो, जितना हम तुमको कर सकते हैं उतना कर देंगे, बाकी देखेंगे। हम्म। तो ये ऐसा पंगा है जिसमें कोई भी समझदार आदमी नहीं पढ़ना चाहता, और जो पढ़ा है उसको आप समझ लीजिए, फिर वो समझदार है या नहीं, वो आप अपना निष्कर्ष निकालें अपने आप। लेकिन सर अब जो डोनाल्ड ट्रम्प गए चाइना, तो उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की जिससे चाइना को ये लगे कि वो कोई नाराज है ईरान का साथ देने पे, बल्कि वो तो काफी हद तक चाइना जो है उसका अपर हैंड लग रहा था। चाइना का तो अपर हैंड था ही वहां पे, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को फंसा रखा है, और इसका मतलब ये भी है कि बस उनका काम चल नहीं रहा है, ये किधर बदलने लगा भाई। जी। जी। तो तो सर चाइना का विजिट आप ट्रम्प का कैसे देखते हैं, नाकाम विजिट था या ट्रम्प को कुछ हासिल हुआ? कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर। एक मिनट, आपका फोन था। जी। क्या हुआ सर, चाइना का विजिट कंप्लीट फेलियर लग रहा है आपको? क्यों, क्या लेने गए थे ट्रम्प जो उनको नहीं मिला? वेलकम तो बड़ा अच्छा हुआ था। एक्चुअली कि सबसे पहली बात कि ट्रंप का क्या करता है क्या नहीं करता है, वो पहली बात तो समझ में आना ही मुश्किल है। क्योंकि वो मेरा जो मानना है, बाकी लोग तो कई लोग ये कहते हैं कि साहब कि देयर इज मेथड इन ट्रंप मैडनेस, लेकिन हम्म, मेरा ये मानना है कि देयर इज नो मेथड, द ओनली मेथड इज दैट देयर इज नो मेथड। तो इस वजह से जो ट्रंप हरकतें करता रहता है, वो उसका कई बार कोई मीनिंग नहीं होता है। आप पता नहीं कितने सारे लोगों को लेके गए वहाँ पे, और उनको एक डायरेक्शन और दे दिया कि साहब कि ये यहाँ से कोई भी चीज़ लेके नहीं जाना है। अरे भाई गए क्यों थे? हम्म। अगर इसी तरह की बात थी सर सारे गिफ्ट फेंक दिए तो उन्होंने। सारे गिफ्ट फेंक दिए बाहर। हम्म, तो अब नथिंग, मतलब दे कुड नॉट इवन इशू अ ज्वाइंट स्टेटमेंट। हम्म, तो जब आपकी ये स्थिति नहीं है कि आप ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू करने नहीं कर सकते, क्या करने गए थे? अभी ट्रम्प की जो हरकतें हैं वो दे कैन ओनली बी एक्सप्लेन दैट कि वो जो है वो मिड टर्म इलेक्शन के प्रोस्पेक्ट्स जो है, जिसमें दिख रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में वो बुरी तरह से हारने वाला है, उसको लेके वो इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली नर्वस। क्योंकि अब कितने दिन रह गए भाई, नवंबर में है इलेक्शंस, और वी आर नाउ सिटिंग इन मई। तो अब मुश्किल से 6 महीने बचे हैं। तो इन 6 महीनों में जो टाइड है उसको रिवर्स कर पाना, वो उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो इसी तरह की उछल कूद कर रहा है कि भाई हम चाइना में जाके कुछ कर लेंगे तो उससे जो है यहाँ सेंटिमेंट बदल जाएगा। उल्टा हो गया, हम्म।
वहां जाके डिड नॉट अचीव एनीथिंग, तो और सेंटिमेंट जो है वो उल्टा हो गया। तो लेकिन भाई सर जी, तो ट्रम्प का मामला जो है वो तो इसी तरह से चल रहा है और इसी तरह से ही चलेगा। और आफ्टर ही लूजेस बैडली इन द मिड टर्म्स, उसके बाद फिर मे बी ही विल बिकम लेम डक, और उसके बाद फिर जो हाउस है दोनों दे विल बिकम डेमोक्रेट। आपके सेनेट भी डेमोक्रेट हो जाएगी और हाउस भी डेमोक्रेट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो इसको कुछ करने नहीं देंगे, उल्टी पुल्टी हरकतें। भाई आज से थोड़ी कर रहा है, वो पहले ही ऐसा टैरिफ वैरिफ करके पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर दी, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर वो 10% वाला टैक्स लाया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो अब उसके हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ईरान वाला जो किया है, वो ईरान वाले में भी आप कहेंगे कि साहब कि वो हम्म, कर बार बार जो है वो उसने हमला नहीं किया। उसने हमला नहीं किया, उसके पीछे एक और रीज़न है, क्योंकि अब उसको कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी। हम्म, आफ्टर 90 days of war he has to take permission from the Congress। तो वो ये दिखा रहा है कि साहब कि हमने बंद कर दिया है या हमने ख़त्म कर दिया है या सीज फायर है, जिससे कि ये ना हो कि साहब कि हमें कांग्रेस के पास जाना पड़े, क्योंकि उसको पता है कि कांग्रेस में रिपब्लिकन्स भी उसके खिलाफ हो चुके हैं। कम से कम 12 रिपब्लिकन जो है वो इस वॉर के अगेंस्ट में है, तो वो सीनेट में हार जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना इधर उधर की छटपटाहट, वो इसी वजह से है कि उसकी खुद की जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉर्ट आउट अब नहीं कर पा रहा है। लेकिन सर सबसे ज्यादा नुकसान इस लड़ाई में अगर किसी का हुआ है ईरान के बाद, यानी ईरान का तो खैर हुआ ही है, वो यूएई का हुआ है। तो यूएई जो है वो उसको सबसे ज्यादा निशाना बनाया, सबसे ज्यादा अटैक्स जो है वो ईरान की तरफ से उसी पर किए गए। आपको लगता नहीं कि अब यूएई जो है उसको किस तरीके से इसमें से बाहर निकलेगा? वैसे तो खैर अभी आप लोगों के साथ भी उनका जो है वो $5 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस को लेकर भी किया है। तो क्या करेंगे आप लोग? ट्रेनिंग देंगे उनको, या वो हमारी तरह जैसे हमने सऊदीया में अपने फौजी भेज दिए तो आप भी कोई इस किस्म की चीज करेंगे? नहीं, हम तो अपने फौजी कहीं भेजते नहीं। दैट इज नॉट दी थिंग। दे आर गोइंग टू हैव जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स, हम्म, प्लस उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो तेल है वो हम्म, एक्सेस तेल जो वो ओपेक से बाहर निकल आए हैं, ओपेक के बाद जो एक्सेस जितना भी होगा वो इंडिया में रिफाइन करवाएंगे, क्योंकि एक्सेस हम्म। रिफाइनिंग कैपेसिटी पूरी दुनिया में अकेले इंडिया के पास है और किसी के पास है नहीं। तो वो यहाँ रिफाइन करवा के और फिर वो चारों तरफ एक्सपोर्ट होगा। हमारा नंबर 1 एक्सपोर्ट क्या है आपको पता है कि नहीं? नहीं सर, आप बताइए। इंडिया का नंबर एक्सपोर्ट जो है वो प्रोसेस्ड ऑयल, हम्म, प्रोसेस्ड क्रूड ऑयल इज द हम्म, नंबर 1 एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। राइट। तो अब जाहिर है कि उसके तो जी। तो इंडिया की रिक्वायरमेंट लगभग इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट अबाउट 5 to 6 बिलियन 5 to 6 मिलियन बैरल्स पर डे है। हम्म, और यूएई ने ओपेक में यूएई का कोटा जो था, जब वो ओपेक में था तो उसका कोटा था 3 मिलियन बैरल्स पर डे का। नाउ दे आर गोइंग टू इंक्रीज इट। अब वो ओपेक से बाहर निकल के वो इंक्रीज करेंगे इसको अबाउट 5 मिलियन बैरल्स पर डे। और ये 5 मिलियन बैरल्स पर डे जो है, इसमें से एक बड़ा पोर्शन जो उनका जो सरप्लस होगा वो इंडिया आएगा और इंडिया से प्रोसेस होके फिर दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि उनके पास इतनी रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है यूएई के हम्म, पास। हम्म। और वैसे सर यूएई के पास रिफाइनिंग कैपेसिटी प्लस दे आर सिटिंग इन अ प्लेस जहाँ ईरान, अच्छा अभी ईरान और यूएई ईरान की जो इकोनॉमी थी वो यूएई से चलती थी। अब ईरान की भी ये बेवकूफ़ी है कि उसने यूएई को ही टारगेट कर लिया। सर उसने तो अमेरिका की वजह से टारगेट किया ना यूएई को। तो अमेरिका की वजह से तो टारगेट किया, लेकिन यूएई तो था तो न्यूट्रल। अगर वो अमेरिका को सहायता कर रहा था तो आपको तो आज तक आपकी इकोनॉमी बची ही यूएई की वजह से थी। आपका सारा सर साजो सामान, आपका अनाज, जितनी भी चीजें थी सैंक्शंस के बाद में कोई कहीं से आती थी तो यूएई से आती थी।
सर उन्होंने जो उसके टारगेट बाद किए भी थे, आपने अपने ऐसी तैसी कराने के लिए कर लिया, तो कोई ईरान कोई बहुत अक्लमंद इसमें थोड़ी साबित हो रहा है। वो ठीक है, वो IRGC के चलते या कुछ करते कि भाई उन्होंने अपनी मिसाइल मेकिंग कैपेसिटी इंटैक्ट रखी है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट लुक एट द कंडीशन ऑफ देयर कंट्री, क्या कर लिया उन्होंने अपनी कंट्री का। फिर भी लोगों सर के पास उन्होंने बड़े भरपूर लोगों के तरीके पास से जवाब दिया। सर लोगों के पास उन्होंने खाने को नहीं है। सर उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है, अमेरिका को भी और यूएई को भी जिस तरीके से अटैक किया, तो अमेरिकन बेसिस को ही किया है ना सर। अमेरिकन जो जब वहां पे जेट फाइटर जेट थे या उनकी जो कंपनीज थी उनको ही टारगेट किया है। फुजैरा पे क्यों आप आक्रमण कर रहे हैं? व्हाई यू अटैकिंग फुजैरा? सर Why वहां पे you कुछ नहीं attacking? है अमेरिकन का। Why are you attacking their civilian establishments? हम्म। सर सिविलियंस पे तो अटैक मैंने नहीं सुना कि ईरान ने क्यों? किया। उनके यूएई में वो उनके होटल्स को और उसको पता नहीं क्या क्या, आपके पाम जुमेरा सब जगह तो अटैक किया उन्होंने, कहाँ नहीं किया। लेकिन सर कहा यही जा रहा है कि उनके वहां पर उन, अमेरिकन। उनके उन, उनके आपके दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अटैक किया। हम्म। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्यों अटैक किया? अगर आपको अमेरिकन बेसिस पे अटैक करना था तो अमेरिकन बेसिस तक करते। आप उनके एयरपोर्ट्स पे, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वो जो दूसरा उनका सैटेलाइट एयरपोर्ट है उसके ऊपर भी किया, फुजैरा पे किया। क्योंकि उनको लग रहा था कि ये इजराइल का साथ दे रहे हैं, अमेरिकन का नहीं साथ दे रहे हैं, इस उनको किस्म की भी न्यूज चल रही थी ना सर वहां से तो। और ये भी सुना था कि नेतन्याहू होकर गए यूएई से, ये खबरें भी तो आ रही थी कि ये तो नेतन्याहू ने इसका कोई विजिट किया है। इसका लेकिन वो इजराइल के ही मीडिया ने बताया है, किसी बाहर के मीडिया ने नहीं, इजराइल तो जाहिर है ये सारी चीजें अभी हो कोई सकता है कि वेरिफिकेशन तो है नहीं, कोई वेरिफिकेशन ईरान होगा। को डिस्टर्ब कर रही हो, लेकिन खैर वो अटैक जो थे बहरहाल वो हर जगह पे अटैक सही नहीं थे। लेकिन सर लास्ट में भी इधर होंगे, वो भी मोदी जी यूएई गए सर, उन्होंने तो बड़ा धुरंधर वाले स्टाइल का की झप्पी डाली है जाकर प्रेसिडेंट को यूएई के। कोई पहली बार थोड़ी डाली है। नहीं उनका भी वो तो तो हुआ था मोदी ना जी हर जगह जाके वो गले जरूर लग पड़ते हैं या लगते हैं, वो तो तो वो मानती हूँ मैं। लेकिन ये तो धुरंधर वाली थी बिल्कुल सर, वो रहमान डकैत वाले स्टाइल में वो गए हैं। अब देख लीजिए अब आपको क्या है कि हमारा जो विलन है वो भी आप लोगों को इतना कमा के देता है। अब आपके जो विलन हैं उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ। अब सबसे बड़े बड़े विलन का नाम लूंगा तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। नहीं नहीं सर, जो रहमान डकैत की मैं बात कर रही हूँ, आप रहमान सबसे बड़ा डकैत रहमान वाला जो। डकैत तो आपका मिलिट्री चीफ है। अरे एडिट मत सर, कीजिएगा इसको। सर मैं कुछ एडिट नहीं कर रही, आप मुझे पता है, आप तो वैसे ही मेरी सुपारी ले रखी है आपने। लेकिन बड़े अरसे से ले रखी है आपने, बड़ी कुछ करवा दे। लेकिन भारत सर मोदी जी खैर हर जगह गले लगते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल रहमान डकैत वाला स्टाइल था उनका। वैसे रहमान डकैत आपने बड़ा हैंडसम बनाया था, इतना था नहीं वो जितना अक्षय खन्ना ने जो है वो एक कह लीजिए कि पूरा माहौल बना दिया था। मैं तो अरे सिर्फ भाई रहमान डकैत की वो वजह से पूरी फिल्म देखी थी। वो पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो रहमान डकैत पे मरा जा रहा है आज भी। देख लीजिए हाँ आप। हाँ, तो सर इतना इतना हैंडसम इतना जबरदस्त रहमान जितना डकैत बनाएंगे तो। जितना जितना बड़ा विलन होता है उतना बड़ा पाकिस्तान का हीरो होता है। सर वो जो वो हीरो था बेचारा रणवीर सिंह, उसको तो कोई देख ही नहीं रहा था उस पार्ट वन में जिसमें के रहमान डकैत था। दूसरे में तो खैर रहमान डकैत था ही नहीं। लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और हमेशा की तरह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ कड़वी बातें भी की आपने खैर, लेकिन मैं एडिट नहीं करूंगी, लगाऊंगी। अब क्या करें सर, आपने सुपारी ले रखी है तो इतना तो बनता है आपका हक। बहुत शुक्रिया। अगर आपने एडिट किया तो मैं जो है वो बाकायदा ट्विटर पे चला दूंगा कि साहब की अरे देखिए नहीं ये सर, इस तरह से। मैं बिल्कुल, आपको पता है मैं कभी एडिट नहीं करती हूँ चीजों को, जो जैसे बात कर रहे हैं आपका अपना ओपिनियन है और उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते सर।